नमस्कार देवियों सज्जनों। आज मैं लुसिंडा बेसेट द्वारा लिखित फ्रॉम पैनिक टू पावर की ऑडियो बुक समरी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। लुसिंडा बेसेट द्वारा लिखित फ्रॉम पैनिक टू पावर एक अभूतपूर्व पुस्तक है जो पाठकों को उनके डर और घबराहट को दूर करने और उनके जीवन पर नियंत्रण पाने के लिए रणनीति और तकनीक प्रदान करती है। ये पुस्तक बेसेट के पैनिक डिसऑर्डर और एगोराफोबिया यानी भीड़ में जाने का डर जैसी बीमारी पर काबू पाने के उनके अपने अनुभव पर आधारित है। चिंता विकारों से पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए बेसेट का अनूठा दृष्टिकोण अत्यधिक प्रभावी है और उनकी पुस्तक उन लोगों के लिए एक मूल्यवान संसाधन के रूप में है जो भय और घबराहट से जूझ रहे हैं। अक्सर लोगों को किसी एक छोटी सी चीज का डर सताता है जो बाद में किसी और बड़ी चीज के डर में बदल जाती है। एंजाइटी डिसऑर्डर से जूझ रहे लोगों को तो ये भी नहीं समझ आता कि उनके साथ हो क्या रहा है। एंजाइटी दरअसल इंसानी स्वभाव के इर्द गिर्द ऐसे बैठी रहती है कि वो कब एक बीमारी का रूप धारण कर ले रही है पता ही नहीं चलता। जैसे लुसिंडा अपने पति और बच्चों के साथ बाहर से खुश और कॉन्फिडेंट लगती थी, परंतु अंदर से उसे कुछ भी कंट्रोल पे नहीं लगता था और यही उन्हें अंदर ही अंदर तकलीफ दिए जा रहा था। अपने इस तकलीफ को वो अवॉइड करना और छुपाना चाहती थी, परंतु समय के साथ उल्टा ये और भी बढ़ता ही जा रहा था। यही सभी एंजाइटी प्रोन इंसान के साथ होते रहता है। लुसिंडा जब एक वक्त तक लगभग इस बीमारी के आगे हार मान चुकी थी, तब एक दिन किसी टीवी शो में एगोराफोबिया से संबंधित प्रोग्राम में किसी को इसका इलाज संभव है कहते सुना। काफी रिसर्च के बाद वो ये पता लगा लेती है कि वो ठीक हो सकती है और यही उन सब के साथ हो सकता है जिन्हें एंजाइटी डिसऑर्डर है। अक्सर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि जिस बात से वो परेशान है वो एक डिसऑर्डर मात्र है, यानी मानसिक कमजोरी। पर ध्यान रहे, ये डिसऑर्डर यानी कमजोरी है, डिजीज यानी बीमारी नहीं है। ये क्यों और कहां से हमारे अंदर घुसता है ये बहुत मुख्तलिफ है, पर इसके सिम्टम्स को जानकर ट्रिगरिंग फैक्टर्स का इलाज करना चाहिए। हम यहाँ क्रिस्टीना का एग्जाम्पल लेंगे। क्रिस्टीना का केस डॉक्टरों के हिसाब से बहुत खराब था। उसे यहाँ तक कि दवाइयों से भी डर लगता था, लिहाजा वो दवा भी ठीक से नहीं ले पाती थी। ऐसे में एक दिन उसने लुसिंडा को एंजाइटी के बारे में टीवी में कहते देखा। उसे 9 साल से एंजाइटी का हिस्ट्री था और कई बार हॉस्पिटल में एडमिट होकर अनगिनत टेस्ट करवा चुकी थी। कहने की ज़रूरत नहीं कि वो टेस्ट सारे नॉर्मल रिपोर्ट्स आते थे। क्रिस्टीना को अक्सर जोर जोर से दिल धड़कने, चक्कर आना, घबराहट होना जैसे सिम्टम्स होते थे। एक और उदाहरण के तौर पर सुजैन को ही ले लीजिए। सुजैन के लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था, अपने काम में मस्त थी और बॉस की भी चहेती थी। फिर धीरे धीरे कंपनी बड़ी होने लगी और सुजैन पर काम का बोझ बढ़ने लगा और धीरे धीरे वो तनावग्रस्त होने लगी। आगे भय और डर के मारे वो लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया और लोगों से बातें भी बंद कर दी। अपने स्वयं के फ्लैट छोड़कर पेरेंट्स के घर चली गई।
जोवान 3 बच्चों की जिम्मेदार माँ थी, पर उसे एकाएक ये डर सताने लगा कि उसके कारण उसके बच्चों को कोई खतरा न हो जाए। भय और शर्म से किसी से कुछ शेयर नहीं कर पा रही थी। उसकी अपनी नज़रों में वो गिरने लगी और अपने पति से बताने पर उसने यही कहा कि ये उसके अपने मस्तिष्क की उपज है और वो इसे खुद से ठीक कर ले। परंतु एक समय तक वो इतनी हताश हो चुकी थी कि वो सुसाइड तक करने की सोचने लगी। उसके परिवार वालों की समझाइश का कोई भी असर न निकला। इन दोनों ही एग्जाम्पल्स में काफी हद तक समानता है। अब बात उन कारणों की करें जिनसे ये डिसऑर्डर होती है। जेनेटिक्स। अक्सर कुछ परिवारों में ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स देखा जाता है। फैमिली हिस्ट्री। परिवार में माता पिता में किसी एक का इस रोग के होने से अगले जनरेशन में आने की संभावना काफ़ी प्रबल होती है। तीसरा, एंडोर्फिन की कमी। ये डिसऑर्डर हो सकती है उन लोगों में जिनमें एंडोर्फिन नामक ये हार्मोन कम मात्रा में मिलती है। एंडोर्फिन वो हार्मोन है जो हमें खुश रहने की फीलिंग दिलाती है। चौथा, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, जिसमें हमेशा दूसरों से वैलिडेशन यानी अपने लिए सकारात्मक सोच की अपेक्षा करना जैसी ट्रेट पाई जाती है। कुल मिला के आपको कोई भी नकारात्मक सोच पैनिक का कारण बन सकती है। अतः इस डिसऑर्डर में हीलिंग का पहला स्टेप है ये मान लेना कि आप में एंजाइटी की समस्या है और इसे आप ही ठीक कर सकते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर से जूझ रहे लोगों को कुछ खास सर्कमस्टेंसेस में और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसे उन्हें ट्रेन, बस या एरोप्लेन में सफ़र करने में घबराहट होती है। इसका कारण उनको ये लगना कि ये सब उनके कंट्रोल पे नहीं है। जाहिर है वे धीरे धीरे ट्रैवल करना, लोगों से पब्लिक प्लेसेस में मिलना बंद कर देते हैं और कुछ हद तक सामान्य लोगों के मुकाबले एंटी सोशल बन जाते हैं। तो आपको सोचना चाहिए कि आप किससे और क्यों डर रहे हैं। क्या आप ही नहीं हैं वो जो इस सोच को जन्म दे रहे हैं? लगातार सोचते सोचते ये डर इतना हावी हो जाता है कि धीरे धीरे आपको फिजिकल सिम्टम्स सताने लगते हैं और तब ये और मुश्किल सिचुएशन में तब्दील हो जाती है। ऐसा लगता है कि मानो आपके मन का सारा डर जीवंत हो उठा है और आपको घेर लिया है। इसलिए काफ़ी लोगों को ये समझ नहीं आता कि उन्हें एंजाइटी अटैक पड़ रहे हैं, बल्कि उन्हें लगता है कि उन्हें हार्ट अटैक या डायरिया या कोई और गंभीर बीमारी पकड़ ली है जो कि उन्हें ख़त्म कर देगी। अच्छा, ये जानना बेहद ज़रूरी है कि ये अटैक्स किसी भी उम्र के इंसान, मर्द हो या औरत, सबको पड़ सकता है। जॉन एक ऑटो स्पेयर पार्ट्स की दुकान चलाता था। उसे अपने बेटों के साथ जंगल जाना, आउटडोर एक्टिविटीज़ करना बड़ा प्रिय था। अचानक कुछ दिनों से उसे नर्वसनेस का दौरा पड़ने लगा। वो हर बार भाग भाग कर अस्पताल पहुंचता, पर उसके सारे टेस्ट एकदम नॉर्मल निकलते। लोग कहीं उसे पागल न समझ बैठे, ये सोचकर वो बाहर निकलना बंद कर दिया। दरअसल ये और कुछ नहीं, उसे पैनिक अटैक के दौरे पड़ते थे और ये सिर्फ थोड़े ही दिनों में ठीक किए जा सकते थे। लॉरेन एक 8 साल की बच्ची है। उसे स्कूल जाने से डर लगता है। स्कूल जाने के समय पेट में दर्द होना, सिर में दर्द होना सब शुरू हो जाते हैं। उसकी माँ ने उसे बहुत से डॉक्टर्स को दिखाए, परंतु कोई कुछ न समझ पाया और बाद में पता चलता है कि वो तो पैनिक अटैक की शिकार थी। अब बातें करते हैं इन समस्याओं के निदान की। लुसिंडा ने पैनिक अटैक के कंट्रोल के लिए 6 सेल्फ कंट्रोल प्रोग्राम बनाए हैं। पहला, एक्सेप्ट करिए। ये सोचिए कि आप किस कंडीशन में क्यों नर्वस हो गए हैं। नंबर 2, इग्नोर। अगर सिम्टम्स होता है तो होने दीजिए, आप उन पर ध्यान न दीजिए। नंबर 3, सेल्फ कंपैशन।
खुद से प्यार और हमदर्दी से बात करिए। नंबर 4, सेल्फ टॉक। जब भी पैनिक अटैक पड़े तो खुद से बातें कीजिए और कहिए कि ये तो सबके साथ होता है और मैं इसे कंट्रोल कर लूँगा। नंबर 5, कीप योरसेल्फ बिजी। हमेशा खुद को किसी न किसी काम में लगाए रखें। इससे आपका मन कुछ और सोच नहीं पाएगा। नई हुनर, नया स्किल, लैंग्वेज सीखने का प्रयास करें। 6वां, कीप योरसेल्फ पीसफुल एंड रिलैक्स्ड। आप कुछ पुरानी हास्यास्पद या हल्की फुल्की घटनाओं को याद करिए। उससे आप एकदम रिलैक्स्ड फील करेंगे। अब आते हैं एक खास तरह के प्रॉब्लम जिसे लुसिंडा कहती हैं व्हाट इफ प्रॉब्लम। एंटीसिपेटरी एंजाइटी डिसऑर्डर वो स्थिति है जिसमें कुछ होने से पहले ही ये लोग बहुत बुरा हो जाने की कल्पना करने लगते हैं। सामान्यतः ये थॉट तो सभी को आते हैं, पर एंजाइटी डिसऑर्डर के लोगों को बहुत आगे तक की वर्स्ट केस सिनारियो दिखने लगती है और इस डर से वे लोग अपने प्रोजेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और न भी कैंसिल करे तो भी बहुत कठिनाई और पीड़ा के साथ अपने काम को पूरा करते हैं। लुसिंडा ने एक बार पीएचडी और डॉक्टरेट स्टूडेंट के सामने कुछ प्रेजेंट करना था। उसे रह रहकर बहुत बुरे ख्याल आ रहे थे, तो उसने सारे सिचुएशन को एक एक कर सोचकर उनका जवाब तैयार कर रखा था। परंतु जब प्रेजेंटेशन की बारी आई तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा कि वो सोच रखी थी। उल्टा उसके श्रोताओं को बहुत पसंद आया उसका प्रेजेंटेशन। असल में हकीकत इतनी बुरी नहीं जितनी कि हम कल्पना कर लेते हैं, और एक बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये पता लग जाए तो वो जो नेगेटिव रिजल्ट्स के होने के डर से जो मानसिक दीवार खड़ा कर रखा था वो सब ढह जाता है। यकीन मानिए, आप सब जो इस समस्या से ग्रसित हैं, एक बार किसी तरह से पॉजिटिव थॉट को शुरू होने दीजिए। इस दीवार को गिरा सकते हैं, और इसके लिए आपको अपनी एंजाइटी को आंखों में आंख डालकर देखना ही होगा। जैसे मार्क को नई जॉब की ऑफर आई, पर वो अपनी एंजाइटी की वजह से हिचकिचा रहा था। लुसिंडा ने उसे नई ऑफर एक्सेप्ट कर लें और एंजाइटी को एक्सेप्ट करने का सुझाव दिया। कुछ ही महीनों में वो अपनी नई जॉब में सेट हो गया। अपने भय और तनाव को एक्सेप्ट करिए और ये कहिए कि ये सबके साथ होता है और ये नॉर्मल है। वर्तमान में फोकस करिए। एंजाइटी से ध्यान हटाकर अपने काम पे फोकस करिए। देखिए अपने काम को, हर एक स्टेप को समझिए, कैसे करना है, कैसे बोलना है और कैसे समझाना है इत्यादि। फ्यूचर में क्या होगा किसी ने नहीं देखा, तो जब किसी ने फ्यूचर ही नहीं जानता तो उसके बारे में क्या सोचना। अब अगले पड़ाव में हम आते हैं, हुज फॉल्ट इज इट। मेरी और उसके हस्बैंड का जब डिवोर्स हुआ तो वो सारे इल्ज़ाम अपने सर पर ले ली। लुसिंडा ने उसे सलाह दी उसे अपने हस्बैंड से मिलकर माफ़ी मांग लेनी चाहिए। उसे नहीं पता था कि उसका हस्बैंड कैसे रिएक्ट करेगा, परंतु सब छोड़ के उसके हस्बैंड के ताने कसने के बावजूद उसने अपनी बात रखी और चली आई। उस दिन से उसके अंदर की गिल्ट खत्म हो गई। इसलिए माफ़ी मांगने या माफ़ करने से आपका गुस्सा और इमोशंस शांत हो जाता है और अपनी नेगेटिव थॉट आने बंद हो जाते हैं। एंजाइटी से गुस्सा आता है और अपने गुस्से को स्वीकार करें और एंजाइटी से पार पाएं, क्योंकि स्वीकारोक्ति ही आपके एंजाइटी का इलाज है। गुस्सा आना नॉर्मल है, परंतु गुस्से से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना एंजाइटी तनाव का कारण बन जाता है। इसलिए अपने गुस्से को पहचान कर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करें। गुस्से का कंट्रोल आप इस तरह से पाएं कि सोचें गुस्सा किन कारणों से आया और कितना जायज़ था। क्या गुस्सा सामने वाले की गलती से हुआ, तो उसे बिना गर्म हुए पॉजिटिव तरीके से समझाने का प्रयास करें। अंततः गुस्से में किया हुआ कोई भी कार्य ठीक तरीके और ठीक नतीजे तक नहीं पहुंच सकते। ये बात को मन में बिठा लें। उन बातों पर गुस्सा न करें
जो आपके अधिकार क्षेत्र पे नहीं है। आप उनका कुछ भी नहीं कर सकते और खुद को बेबस समझते रह जाएंगे। सिर्फ खुद को एक्सेप्ट करिए और कहिए ये सबके साथ होता है। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको ये एक्सेप्ट करना ही होगा कि ये सारी इमोशंस जैसे गुस्सा, दुख, भय, तनाव आपके अंदर पनप रहे हैं और आप ही इसके जिम्मेदार हैं। आपको इनको काटना होगा, न कि आप खुद इनके शिकार बन जाएं। इससे आप हीलिंग की तरफ एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। एक बार लुसेंडा को क्लब में परफॉर्म करना था, परंतु पैनिक अटैक के चलते ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाई और अपना सारा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन डेविड पर निकाल दिया। डेविड ने कुछ नहीं कहा। लुसेंडा को तब और खराब लगा जब उसे यह एहसास हुआ कि डेविड की इसमें कोई गलती ही नहीं थी। तब लुसेंडा ने माफ़ी मांगी और डेविड ने भी सहानुभूति से उससे बात की। उस दिन से लुसेंडा अपने अंदर होने वाले रिएक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने सीख गई। एंग्जाइटी के शिकार लोग अक्सर अपने हालात का दोष किसी और पे मढ़ देते हैं। असल में ये एक एस्केप रूट है अपने खींच और फ्रस्ट्रेशन को अवॉइड करने का। याद रखिए, अपनी लाइफ का कंट्रोल पाने के लिए स्वयं को हर बात के लिए आगे आएं और पुरानी बातों को भूलकर सही नज़रिए से एक कोशिश सुधारने की करें। देखिएगा हीलिंग धीरे धीरे ही आएगा, पर आप में पॉजिटिव सोच का असर जल्दी ही दिखने लगेगा। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वे यू फील फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। लुसेंडा मानती हैं कि जब तक आप अपने गुस्से, डर, नर्वसनेस, दुख जैसे इमोशंस का जिम्मेदार खुद को नहीं मानती, तब तक आपका हीलिंग और रिकवरी शुरू नहीं हो सकती। खुद को जिम्मेदार मानने का मतलब है मन के अंदर के हिलोरे जो उठ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करना। तभी आप समझेंगे कि ये सारी प्रॉब्लम्स को न केवल आप पैदा कर रहे हैं, अपितु अपने ऊपर हावी भी होने दे रहे हैं। अब देखिए, हीलिंग रातों रात तो नहीं आ सकती। इसमें थोड़ा पेशेंस और कांस्टेंट अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। अवेयरनेस इस बात की कि आप नेगेटिव इमोशंस को बढ़ावा तो नहीं दे रहे हैं। आप एंग्जाइटी को फेस कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऐसे लोगों का संगत चाहिए जो आपको समझे और आपको निरंतर प्रोत्साहन देते चले जाएं और आपको अपने व्यवहार को कंट्रोल करने में मदद करे। सिर्फ एक इंसान जो आपको बचा सकता है वो है आप स्वयं। इसलिए अंदर पनपने वाले इमोशंस को समझें और एक डिसोसिएटेड अप्रोच लें और उसको रोकें या ध्यान भटकाएं। डिसोसिएशन का मतलब है अपने से अलग हटकर सोचना और समझना। हाउ टू स्टॉप फीलिंग डिसअपॉइंटेड एंड स्टार्ट फीलिंग व्हाट यू वांट। अक्सर एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के लोग जल्दी निराश हो जाते हैं क्योंकि ऐसे लोगों की अक्सर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है और इस इम्परफेक्ट दुनिया में परफेक्शन की उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं। मुश्किलें यही नहीं थमती क्योंकि ये लोग अपने आप से हर बार 10 आउट ऑफ 10 की परफॉर्मेंस मांगते रहते हैं। जब परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं आता तो निराश हो जाते हैं। नेगेटिव वर्ड्स ये दिखाते हैं कि ये टास्क इम्पॉसिबल है, वहीं पॉजिटिव वर्ड्स ये जताते हैं कि मुश्किल तो है पर एक बार करके देखना तो बनता ही है। अगर आप इन लोगों से पूछें तो पता लगेगा कि ये लोग कभी अपनी बात लोगों से शेयर ही नहीं कर पाते। अंदर की घुटन इन्हें एंग्जाइटी और नर्वसनेस की गर्त में धकेल देती है। असर्टिव और एग्रेशन के बीच का फासला अक्सर एंग्जाइटी से ग्रसित लोग नहीं समझ पाते हैं। उदाहरण के तौर पर मेलिसा वीकेंड्स पर अपने घर पर रहना चाहती है, पर उसकी बेटी अपने बच्चों को देखभाल के लिए उसे अपने पास बुला लेती है। मेलिसा हर बार बहाने बनाने की असफल प्रयास करती है, पर हार मानकर उसकी बेटी के पास चली जाती है, परंतु वो अपने मन की बात नहीं कह पाती कि कहीं उसकी बेटी को बुरा न लगे या उसे एग्रेसिव और सेल्फिश न कह दिया जाए। दरअसल अपने मन में उठने वाली हर विचार को बताने और समझाने का आपको पूरा हक है,
यदि कोई सहमत न हो तो वो उनका मामला है, इसमें एग्रेशन वाली कोई बात नहीं है। अब आते हैं एक और पहलू में, हाउ टू कीप स्ट्रेस फ्रॉम बिकमिंग एंग्जाइटी। देखिए, एंग्जाइटी के पीछे सीधे सीधे स्ट्रेस कारण होता है। कुछ खान पान की चीज़ें जैसे कॉफ़ी, जंक फूड, एक्सेसिव शुगर जैसी चीज़ें एंग्जाइटी को बढ़ावा देते हैं। इसलिए एंग्जाइटी प्रोन लोगों को हमेशा हल्का खाना और ज़रा हल्का पेट रहना चाहिए। फाइबर्स जैसे खीरा, ककड़ी, फ्रूट्स ज़्यादा खानी चाहिए और अनाज से थोड़ी दूरी ही बरतनी चाहिए। कुछ फ्रूट आइटम्स जैसे कि ब्रेड, कॉर्न, आलू, पास्ता जैसी चीज़ें आपके एंग्जाइटी लेवल्स को बढ़ाती हैं। स्ट्रेस ज़िंदगी का पार्ट है और आप इसे लेकर कैसे रिएक्ट करते हो, यही आपके एंग्जाइटी का कारण बनता है। आप सिचुएशन को नहीं बदल सकते, तो साफ है आप अपना रिएक्शन को बदल लीजिए। हर बार ऐसा करते करते अभ्यास हो जाएगा और आपका स्वतः ही रिएक्शन स्थिति के अनुकूल हो जाएगा। अपने प्रोजेक्ट्स पर पूरा मेहनत करिए और एडवांस में प्लानिंग करें, और हाँ, सही टाइम मैनेजमेंट अवश्य करें ताकि आखिरी वक्त पे स्ट्रेस में न पड़ जाएं। उम्मीद है इस किताब की समरी आपको पसंद आई होगी। मुझे यानी डॉक्टर सुदीप को अब आज्ञा दीजिए। एक नए बेस्ट सेलर किताब को लेकर फिर आपके पास हाजिर हो जाऊंगा। नमस्कार।